तो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड इंजीनियर्स की पाठशाला। एकदम बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं ये सेशन को और देखते हैं कि इस सेशन में आज क्या क्या पढ़ना है। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को जल्दी से बता दूं और उसके बाद तुरंत आप सभी से फटाफट से इंटरेक्ट करते हैं और ये बढ़िया सा टॉपिक जो है वो कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए लेट्स सी। तो अन अकेडमी पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस जो है ये अवेलेबल है। टारगेट एग्जाम इज गेट IRMS ESE एंड CSE। गोल नेम इज गेट एंड ESE EEC। न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन 10th ऑफ फेब। उड़ान 2024 और बुनियाद 2025 का ये जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। नेटवर्क थ्योरी बाय अंकित गोयल सर जो है वो 7 AM के ड्यूरेशन पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा टीम अन अकेडमी एंड गेट अकेडमी आप देख सकते हैं, EE और EC की कंप्लीट पूरी की पूरी ये टीम जो आपको वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स के दौरान गाइड करेंगे। और इसी के साथ आपको गेट और ESE EEC के सब्सक्रिप्शन पर बड़ी सेविंग मिलने जा रही है, यानी कि यू कैन सेव अप टू 50%, है ना। यू कैन सेव अप टू 50% प्लस अप टू फ्री 6 मंथ्स का एक्सटेंशन। 6 महीने तक का एक्सटेंशन आपको साथ में फ्री भी इसके अंदर मिलने जा रहा है। ठीक, तो फेब 10 से 15 के ड्यूरेशन के लिए ऑफर अवेलेबल है। टारगेट इज गेट 2024 प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 31,412 रुपए के डिस्काउंटेड अमाउंट पे। ड्यूरेशन इज 12 मंथ्स प्लस फ्री 2 मंथ्स इज अवेलेबल। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 18 महीने के ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है प्लस 2 मंथ्स फ्री इज ऑल्सो देयर। ऑफर प्राइस इसका है 52,883। कोड कौन सा यूज करना है यहाँ पर? बिल्कुल सिंपल है, कोड आपको यूज करना है GA1111। प्राइजेस जो है फिर 10% इंक्रीज हो जाएगी आने वाले दिनों में। और ये कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद गेट एंड ESE EEC के सब्सक्रिप्शन पर अगेन 50% का ऑफ एंड अप टू फ्री 6 मंथ्स का एक्सटेंशन यहाँ पर आपको मिलेगा। टारगेट अगर आपका है गेट 2025 का, है ना, तो ये भी डिस्काउंट ऑफर आपको 10 से 15 फरवरी के ड्यूरेशन में मिलने वाला है। प्लस सब्सक्रिप्शन जो है इट इज अवेलेबल फॉर 47,766। 24 महीने की ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन है और फ्री इसमें 6 महीने और मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये भी 24 मंथ्स के लिए फ्री 2 मंथ्स इसमें मिलता है आपको साथ में। और 61,375 रुपीज़ का ये कंटेंट आपको अभी पड़ेगा डिस्काउंटेड अमाउंट पर जब आप ये कोड यूज करेंगे GA1111। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे साथ में दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर डिटेल। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस मिल जाएगा। एक्सेस टू द डिजिटल नोट्स एंड होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स मिलता है। इन क्लास डाउट सॉल्विंग बाय द टॉप एजुकेटर्स और एक्सेस टू 5,600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड PYQs ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, है ना, ये भी आपको साथ में मिलता है। तो कोड यहाँ पर GA1111 आप यूज़ कर सकते हैं। और गेट का अगर आप हिंदी इंग्लिश रिकॉर्डेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें कि फ्लैट 20% का आपको ऑफ मिल रहा है, तो ये अवेलेबल है फॉर MEC EEC CS IT इन सभी ब्रांचेस के लिए। 15 महीने के लिए अवेलेबल होता है। इसका रेगुलर प्राइस है 4,443 रुपीज़, बट ये ऑफर प्राइस में आपको केवल 3,554 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है। वही 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ऑफर प्राइस में ये 4,443 में अवेलेबल हो जाता है जस्ट बाय यूजिंग द कोड GA1111। ये ऑफर 10 से 15 फरवरी तक वैलिड है और ये इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश का रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर भी आपको गेट का इंग्लिश रिकॉर्डेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 20% का ऑफ मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर MEC EEC CS एंड IT। 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 4,888 रुपीज़ पे ऑफर में और 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 6,666 रुपीज़ में ऑन ऑफर बाय यूजिंग द कोड GA1111। 10 से 15 फेब के ड्यूरेशन पे ही ये ऑफर जो है ये वैलिड रहेगा। देन इसके बाद फर्स्ट अन अकेडमी का ऑफलाइन सेंटर जो है फॉर गेट एंड ESE ओपन हो रहा है जल्दी ही दिल्ली में। तो इस सेंटर का भी हिस्सा बनने के लिए आप, है ना, आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स से। देन 100% सिलेबस आपको इन टाइम कंप्लीशन की गारंटी के साथ मिलता है, सिलेबस कवरेज। उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस टू द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाता है। रिवाइज थ्योरी बुक्स विद स्पेशली क्यूरेटेड प्रैक्टिस वर्क बुक्स है। स्टेट ऑफ द आर्ट इन क्लासरूम एक्सपीरियंस है और 70 से ज़्यादा टेस्ट एज पर द गेट लेवल फॉर ऑल अराउंड प्रिपरेशन। तो यहाँ पर भी 33% का आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है जो कि जल्दी ही एक्सपायर होगा। इन केस ऑफ इस ऑफर के बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो उस कंडीशन पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट्स के बारे में एक बार फटाफट से बात कर लें तो 50% का डिस्काउंट आपको मिलता है एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स को विथ मोर देन 12 प्लस मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो इस कंडीशन में आपको ये डिस्काउंट मिलता है। देन 50% लर्नर्स इन अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप सबको भी मिलता है इसमें ये 50% का डिस्काउंट। देन 33% एज अ अर्ली बर्ड ऑफर जो पहले 50 एनरोलमेंट्स के लिए होगा फॉर हर ब्रांच, फॉर एवरी ब्रांच।
एंड 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है ऑन द मेरिट। गेट रैंकर लेस देन 1000 के अंदर अगर आपका रैंक है, या पीएससी इंटरव्यू अपीयर्ड, पीएसयू इंटरव्यूज या मेंस इंटरव्यू अपीयर्ड, और ऐसे ही और बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं यहाँ पर। ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप ऑफलाइन सेंटर का लैंडिंग पेज जो है उसे देख सकते हैं ऑफलाइन सेंटर के बारे में, और अधिक जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। 33% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा उड़ान और बुनियाद बैच जो है ये अवेलेबल है। उड़ान एंड बुनियाद बैच अवेलेबल है, February 10 के ऑनवर्ड्स इसमें क्लासेस मिल जाती हैं आपको। तो हिंदी इंग्लिश कंटेंट है EEC के स्ट्रीम के लिए, और यहाँ पर न्यू बैच है कम्प्लीटली, GA1111 कोड यूज़ करके आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये इसके कंप्लीट की डिफरेंशिएटर्स एंड यूएसपीज आप देख सकते हैं। और अगर आप गेट और ईएससी की कोचिंग लेना चाहते हैं प्रॉपर बढ़िया से प्रिपरेशन करके, तो EEC का ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं। इवन ईएमआई ऑफर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें ईएमआई इज एज लेस एज 2239 रुपीज़ पर मंथ, है ना। जीरो कॉस्ट, जीरो इंटरेस्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है। अप्रूवल जो है विद इन 2 आवर्स है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है। और भी अधिक जानकारी इसके बारे में चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। और आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है ना, कितने मंथ्स के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए, और कितने अमाउंट में ये अवेलेबल है, क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, ये सब इसके की हाईलाइट इसमें अवेलेबल है। बाय यूजिंग द कोड GA1111 आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसमें मिल जाता है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, इनकेस आप प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं तो आपको यहाँ पर ये 3 फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये जितने भी फीचर्स यहाँ पर लिस्टेड है ना, जैसे कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग हो गया, प्रिंटेड नोट्स हो गया, 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लानर, इंटरैक्टिव ओपन हाउस सेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। देन रैंक प्रिडिक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल। गेट रैंक प्रिडिक्टर जो है ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते चले जाएंगे स्टेप्स को, तो आप यहाँ तक रैंक अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन प्राइड ऑफ गेट अकेडमी, ऑल टॉप रैंकर्स फॉर EE एंड EC अलग अलग सालों में। और ये गेट अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप सभी अपडेट्स या PDFs या नोट्स के लिए इस चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं ऑन टेलीग्राम। GA1111 टीम गेट अकेडमी का ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। हाँ जी, अब आ गया मैग्नेटिक सर्किट्स एंड ट्रांसफार्मर। चलिए, तो वंस अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। विद्या क्लासेस, सगुन, प्रिंस, श्रेया, सुशील, और जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं जिनका कमेंट ऊपर जा चुका है जो मैं अभी नहीं देख पाया, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आशीष, है ना, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तन्मय, वेरी गुड इवनिंग माय डियर। अभिक, मैग्नेटिक सर्किट एंड मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाइए प्लीज, अभिक ने लिखा हुआ है। एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ट्रांसफार्मर पहले पढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक को छोड़िए, पहले ट्रांसफार्मर कराइए, बाद में मैग्नेटिक कराइएगा। तो मैं सबका कमेंट देखते देखते फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, सही बात है, ट्रांसफार्मर शुरू कर लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक छोड़ेंगे नहीं, मैग्नेटिक को तो पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ सकते हैं, ये सच्चाई है, ये आप माने या ना माने, बट ये रियलिटी है यार, ये करना पड़ेगा हमको, ठीक है। सो नौशाद, वेरी गुड इवनिंग माय डियर। असद, वेरी गुड इवनिंग माय डियर। जितेंद्र, राकेश, संतोष, अंजू, आप सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। राकेश, वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या क्या पढ़ना है और इसमें मैग्नेटिक से क्या रिलेशन है, और मैग्नेटिक्स का क्या क्या चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसको पढ़ाने के दौरान, और आज क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें एकदम एट वंस एट अ ग्लांस देखते हैं। तो किसी बच्चे का मैंने पहला कमेंट देखा था कि सर 27 तारीख तक कंप्लीट करवा देना, एग्जामिनेशन है। तो मेरे भी माइंड में यही टारगेट चल रहा था एग्जैक्टली, कि मैं उस ड्यूरेशन तक आपका ट्रांसफार्मर कंप्लीट करा दूं। आज है 14th, बीच में अभी 1-2 दिन आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब चलेंगी। नेक्स्ट 2-3 डेज आपकी क्लासेस थोड़ी सी मेरे एंड से थोड़ी डिस्टर्ब चलेंगी, तो उसको बस थोड़ा सा आप मैनेज रखिएगा, थोड़ा सा आप उस ड्यूरेशन में पिछली चीज़ों को भी जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में जो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो एकदम बैक टू बैक, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं पढ़ाऊंगा, बट इतना श्योर है कि मैं एकदम जल्दी से इसको कंप्लीट करवा दूंगा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वैसे भी कुछ खास नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक्स रहता है इसके अंदर, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड इसके टाइप्स। आज तो जस्ट बेसिक्स है, आज जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। देन इसके बाद इसका ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तक पढ़ने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले लॉसेस, कौन कौन से टाइप के लॉसेस होते हैं। अभी मैग्नेटिक सर्किट में रिसेंटली आपने पढ़ा उसको, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट का फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो इसी का पार्ट, ठीक है, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने जानबूझ के उस चीज़ को पढ़ाया। ये जो लॉसेज इन ट्रांसफार्मर था ये मैंने पहले ही पढ़ाया है आपको, इसीलिए तो इसको बस फटाफट से मैं बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ये ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है। देन इसके बाद ट्रांसफार्मर ऑपरेशन फॉर नो लोड एंड ऑन लोड
कंडीशन से पहले मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पहले बताऊंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, थोड़ा सा फेजर का फॉर्म देखेंगे, एंड देन उसके बाद नो लोड और ऑन लोड कंडीशन इसका देखेंगे। ओसी टेस्ट, एससी टेस्ट का जो कंडीशन है वो टेस्ट देखेंगे इसके अंदर। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन आता है, एफिशिएंसी। कुछ नहीं, आपको फर्स्ट ईयर में कितना पोर्शन पढ़ना है मैं बता देता हूं। परसेंटेज एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, ऑल डे एफिशिएंसी, बस। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अगर आप कर लिए, सब चीज है। और डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इतनी चीजें अगर आप जानते हैं, आपसे हर न्यूमेरिकल बनेगा। 100% पूरा न्यूमेरिकल आप वहां पे बना के आएंगे, ठीक है। और बाकी जितनी भी बेसिक सारी चीजें हैं मैं इसके साथ इंक्लूड करके आपको बताता जाऊंगा। बट इसको पढ़ने के लिए, इसको बेटर वे में समझने के लिए ना, देखिए यहाँ पे रेगुलेशन है, एफिशिएंसी कैलकुलेशन है, ये पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पे बनेगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है, बट चूंकि हम सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं तो मैं 3 फेस पे अभी नहीं लेके जाऊंगा। 3 फेस का पोर्शन जो है थोड़ा बहुत बेसिक्स, लेकिन मैं बताऊंगा उसका, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के सिलेबस में 3 फेस का उतना पोर्शन नहीं है ट्रांसफॉर्मर में, बीडब्ल्यू में नहीं है, आगे मशीन्स में तो है ही। देन इसके बाद ट्रांसफॉर्मर को पढ़ने के लिए, इसको शुरू करने के लिए आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक पार्ट में लेके जाऊंगा मैं। मैग्नेटिक पार्ट के लिए मैंने ये सिलेबस का हिस्सा रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक्स में अभी आपका क्या पढ़ना बचा हुआ और कहां तक पढ़े मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये वाला पेज आप पढ़ चुके हैं, पेज का ये हाफ इज ऑलरेडी डन। ये अभी तक जो मैग्नेटिक की क्लास चल रही थी, अभी आप देख रहे होंगे कि एक क्लास का मैंने गैप रखा बीच में। आज लेक्चर नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 65 लेक्चर नंबर चल रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो 63rd था, 64th मिसिंग है। वो 64th इसीलिए मिसिंग है, सिर्फ इसीलिए मिसिंग है, वो ये याद दिलाने के लिए कि मैग्नेटिक सर्किट जो है वो पूरा नहीं हुआ है अभी। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैग्नेटिक सर्किट हो गया डन, और ये भी मत सोचिएगा कि मैग्नेटिक सर्किट अब सर नहीं पढ़ाएंगे। मैग्नेटिक सर्किट बचा हुआ है और ये पढ़ना है हमको। वैसे अभी ट्रांसफॉर्मर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी से ही शुरुआत करना पड़ेगा हमको, इन 2 टॉपिक से। कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, डॉट कन्वेंशन, ये इतना पोर्शन पढ़ने के बाद ही ट्रांसफॉर्मर की शुरुआत हो सकती है। उसके बिना थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो आप, लेकिन जब आप डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल में जाओगे तो वो नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट में अभी मटेरियल्स तो पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलरेडी डन, मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पढ़ चुके हैं। हमको अब बस इतना पोर्शन पढ़ना बच गया और न्यूमेरिकल बनाना बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल मैं अलग से करवाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल अभी नहीं करवाऊंगा मैग्नेटिक्स का। पहले ट्रांसफॉर्मर खत्म कराऊंगा, उसके बाद फिर मैग्नेटिक के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये 4 टॉपिक जो है ये आपको करवाने पड़ेंगे, तो एक तरीके से मैग्नेटिक आपका हो ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है। इंजीनियरिंग फिजिक्स भी लीजिए, श्रेया ने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर पहले कंप्लीट करा दूं। आधे बच्चे अभी ये बोल रहे हैं कि सर ट्रांसफॉर्मर तो पहले कंप्लीट करा दो। और सुशील का मैसेज है कि सर बहुत पहले कहा था, अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनी, प्लीज प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। ठीक है, मैंने भी बहुत पहले कहा था मैं फिर से बोल देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने बोला नहीं अभी इस ड्यूरेशन में, ठीक है सुशील, पक्का डन, पक्का डन। आपका मैसेज देख लिया मैंने, मैं उधर मुड़ा हुआ था, मैं देख नहीं पाया आपका मैसेज। खूब सारे मैसेज आप पे दिख गए, तो थैंक यू सो मच। मैं एकदम फटाफट से करवाता हूँ ये चीज़, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ तो क्रिएट हो जाएगी प्लेलिस्ट। स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर सीधे सीधे, और बिना देरी किए सीधे ट्रांसफॉर्मर पर चलते हैं। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? सिंगल फेज है तो हमको समझ में आ गया, चलो सिंगल फेज का कनेक्शन है। ट्रांसफॉर्मर, 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 ट्रांस मतलब ट्रांसफर कर रहा होगा, फॉर्मर, फॉर्मर मतलब कुछ किसी चीज को ट्रांसफर कर रहा होगा, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं कि आप कभी सुने ही नहीं हो ट्रांसफॉर्मर के बारे में, सिवाय वो मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर छोड़ के इस ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप कुछ नहीं सुने हैं, ऐसा मान के चलते हैं एकदम बिगनिंग से, ठीक है। तो हम लोग अभी मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे थे। अब ट्रांसफॉर्मर का नीड क्या है भाई, क्यों इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ अभी, ग्रेजुअली पेस पकड़ेंगे, ठीक है। हम लोग पैसेंजर ट्रेन की तरह शुरुआत करेंगे और एक्सप्रेस और सुपर फास्ट की तरह निकलेंगे फिर आगे, है ना, तेजस बनते हुए। चलिए ठीक है। मार्च के पहले, मैं फेब एंड तक सोच रहा हूँ राकेश। मैंने जस्ट पहले ही एक बच्चे का मैसेज देखा था कि जिसने लिखा था कि सर 27 तक कंप्लीट करवा देना है। उसका मैसेज एकदम दिल को छू गया, मैंने बोला बात तो सही बोल रहा है, ये करना है कंप्लीट। और उत्कर्ष ने लिखा कि ऑप्टिमस प्राइम, हाँ देखो मूवी का पूरा 100% ज्ञान है, बस अब ये वाले ऑप्टिमस प्राइम को समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मशीन कंप्लीट करवा दीजिए, सगुन ने लिखा हुआ है। इसके बाद डीसी मशीन भी पढ़ना बचा है, डीसी मशीन भी पढ़ेंगे, है ना। फिर देखेंगे कि और क्या बच गया और आपके सिलेबस से कितना क्या क्या चीज़ें मैच हो रही है, वही प्रायोरिटी पे पहले कराऊंगा। उत्कर्ष, अच्छा आपने भी बोला नहीं यार, मैं अभी जस्ट देखा मैंने आपका मैसेज, ठीक है। तो व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, ये होता क्या, इसकी नीड क्यों पड़ती है, कहाँ से इसकी जरूरत पड़ी, क्या डिवाइस है ये?
ट्रांसफॉर्मर, किसी चीज को ट्रांसफर करना है हमको, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अच्छा, ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर, क्या ट्रांसफर करने की जरूरत है, या ट्रांसफर ऑफ वोल्टेज, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है इतने सारे में से, या फिर ट्रांसफर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या ट्रांसफर ऑफ करंट, क्या लगता है, ट्रांसफर ऑफ, इसमें से कुछ सही है कुछ गलत है। हमको किसी एक क्वांटिटी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक किसी न किसी टाइप की एक मशीन की जरूरत पड़ती है, आगे चल के यही मशीन जो है ये ट्रांसफॉर्मर बनता है। ठीक, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या ट्रांसफर करता है, यहाँ क्या चीज को ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला एक मिथ जो है फ्रीक्वेंसी वाला, इसको हटा दीजिए। इट नेवर ट्रांसफर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता है, और जब फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बात एसी सप्लाई के बारे में होने लग जाती है, ना कि डीसी। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, नाम में लिखा हुआ है स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का मतलब स्टेशनरी मशीन है। स्टेशनरी मशीन बोलने का फिनोमिना, इसलिए बोलने का सिस्टम हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करेगा, और जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल काम कर रहा है तो देयर हैज टू बी सम रिलेटिव मोशन, कुछ ना कुछ तो रिलेटिव मोशन होना जरूरी है ना, या तो मैं चुप रहूं और आप बोले, और या आप बोले और मैं चुप रहूं, बात तो एक ही हो गई, नहीं मतलब मैं बोलूं और आप लोग चुप रहो, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होना चाहिए, तभी जो एनर्जी का फ्लो है वो एक से दूसरे एंड पर एकदम प्रॉपर चलेगा। हम दोनों अगर बोलें तो भी दिक्कत, और हम दोनों चुप रहे तो भी तकलीफ, ठीक है। तो अब इस चीज को सही करने के लिए क्या होता है, अच्छा, जिससे हमारा आरआरबी और एसएससी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग पीके साइंस क्लासेस डियर, बढ़िया। ट्रांसफार्मर एनर्जी को ट्रांसफर करता है, प्रमोद ने लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या क्या ट्रांसफर करता है, एक बार अपने अकॉर्डिंग आप लोग बता देंगे तो बड़ा मजा आएगा, देखें जरा। अब मैग्नेटिक सर्किट न्यूमेरिकल्स करवा दीजिएगा, बिल्कुल श्योर, अभी करवाना ही है। मैग्नेटिक सर्किट का न्यूमेरिकल छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में वो काम का है भाई, कुछ यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है ना, कुछ जिसमें जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट है उसमें तो है ही ना, उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना, ठीक। ट्रांसफॉर्मर क्या ट्रांसफर करता है, लिखते हैं, इट इज अ स्टैटिक electrical it is a static electrical device which transforms potential from one circuit to another, or from one level to another, without changing its frequency, ये जो डेफिनेशन है ये नॉर्मली एकदम बेसिक से भी बेसिक वाला डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन कई जगह पे आप लोग पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन के हिसाब से ये बोल रहा है कि वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल पे बदलने के लिए या एक सर्किट से दूसरी सर्किट पे भेजने के लिए हमको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा ये वाला काम जो है ये कोई और नहीं कर सकता है क्या, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, बहुत ही बढ़िया। तो ट्रांसफार्मर जो है इसके बारे में एक दो बातें और, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, ठीक है, और क्या क्या कांस्टेंट रहता है पहले इसका लिस्ट बना लेते हैं। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, फ्रीक्वेंसी वगैरह को भी नहीं चेंज कर सकता, और पावर कांस्टेंट रहता है क्या, ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, पहले इसका एक लिस्ट बना लेते हैं। सर करंट भी तो ट्रांसफर करता है, हाँ यही तो, इसी की तो बात करेंगे अभी हम लोग, करंट भी तो ट्रांसफर है ना, टेक इन असामीज ने लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो वोल्टेज के साथ साथ करंट को भी ट्रांसफर करता है क्या, बिल्कुल सही।
ठीक है। तो इसका मतलब अगर वोल्टेज को भी ट्रांसफर कर रहा है, करंट को भी ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको वीआई का ट्रांसफर नहीं बोल सकते हम लोग, पूरा का पूरा वीआई का ट्रांसफर हो रहा है ना भाई। वोल्टेज का लेवल बदल रहा है तो करंट की भी तो लेवल बदल रही है। स्टेप डाउन कर रहा है तो करंट भी तो बढ़ जा रही है वहां पे सेकेंडरी साइड पे। स्टेप अप कर रहा है तो करंट कम हो जा रही है। तो आप बोलोगे अच्छा सर करंट का भी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो क्या इसको आप ऐसे लेमैन टर्म में ना लिख के, इसको मैं लेमैन टर्म बोलता हूँ, ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको लेमैन टर्म बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और कैसा लिख सकते हो इस ट्रांसफॉर्मर के बारे में? और आप लिख सकते हो कि इट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस which can transfer the power from one circuit to another at a fixed frequency विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। ये बार बार स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि कोई रोटेटिंग पार्ट होता ही नहीं है इसके अंदर, कोई भी टाइप का रोटेटिंग पार्ट इसके अंदर नहीं रहता है, ठीक। तो पावर जो है ये दोनों ही सेगमेंट पर आपको कांस्टेंट मिलती है, पावर में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो वी और आई में से एक की लेवल कम करेगा, दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। तो पावर का एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं वी आई, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, तो पावर दोनों एंड पे आपको सेम मिलने वाला है। वोल्टेज को चेंज करेगा, करंट उस हिसाब से बदल जाएगी। वोल्टेज करंट का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट पावर, ये हम लोग बोलते हैं। तो कितनी चीजें इसके अंदर कांस्टेंट रहती है पहले ये ध्यान रखिएगा। तो वोल्टेज और करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। तो सिर्फ ये बोलना, ये आप नॉर्मली जब स्कूल में पहली बार ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा दिया जाता है आपको, ये जो पहली लाइन व्हाइट कलर में जो लिखी है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलता है। तो भाई साहब वो करंट को भी तो बदल रहा है एट द सेम टाइम, करंट का भी लेवल चेंज कर रहा है ये, ठीक है, बढ़िया। तो करंट लो टू हाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बढ़िया, वेरी गुड। तो वोल्टेज को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। करंट इंक्रीज हो रहा है, चलिए सब तो इसकी वर्किंग है, इस पे तो बाद में आएंगे, पहले ट्रांसफार्मर होता क्या पहले तो वही समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कांस्टेंट फ्लक्स की डिवाइस है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है। पावर का ट्रांसफर कर रही है एक से दूसरे में। क्या ट्रांसफार्मर एनर्जी का ट्रांसफर करता है क्या? एक से दूसरे में एनर्जी का किसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या ट्रांसफार्मर के अंदर? ये बताइएगा। पावर और एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस। यस सूर्यकांता, विदाउट पिक्चर्स कोई मजा नहीं है पढ़ने का। अरे स्कूल टाइम में हम लोग को किताबें भी वही अच्छी लगती थी जिसमें फोटो बनी होती थी। ऐसे पूरे लिखी लिखी वाली किताबें किसको पसंद आती है? मुझे तो नहीं पसंद आती थी। बुक रहे तो साथ में फोटो रहे। आज की डेट में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे तो बीएल थरेजा की किताब क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है? उसका बेसिक रीज़न ही यही है, भले लैंग्वेज कितना भी उसमें डिफिकल्ट करके दे, बट वो बगल में बनी हुई फोटो ना एक भरोसा दिलाती है कि हाँ ये समझ तो आ जाएगा करके। तो विद फोटो ही पढ़ेंगे एकदम मस्त तरीके से। तो ट्रांसफार्मर क्या एनर्जी को भी ट्रांसफर करता है क्या? एक टर्म बीच में सुनने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। इज इट ट्रू? क्या वाकई में सर इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी बाकी है? आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट अगर है तो जरूर और पढ़ेंगे इसको, बट अभी जो टारगेट वो ये है कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का जो एग्जामिनेशन अभी सर पे है, एग्जामिनेशंस अभी करीब है, करीब की स्पेलिंग गलत है, उस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो मेजर प्रायोरिटी है, मेजर प्रायोरिटी का जो सब्जेक्ट है वो पहले, बस इस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। मार्च के बाद तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्च के बाद तो आप जितना पढ़ना पढ़ते रहो, सारी चीज़ें आप पढ़ लो, बट तब तक पेपर्स हो चुके रहेंगे। मार्च तक जान लगा के मैं, मेरी ये कोशिश है कि आपका मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द सिलेबस आपका मैं करवा सकूं आपको, बस ये पोर्शन। तो कई कई यूनिवर्सिटीज़ में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है, कई जगह पे प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ें आपके एग्जामिनेशन तक मैं करवा ही दूँ, तो ज़रूरी है ना। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है क्या? यस सर, एनर्जी ट्रांसफर करता है। 10 मार्च से स्टार्ट है एग्जाम एकेटीओ, सीधा जून में पढ़ते हैं। उत्कर्ष ने लिखा हुआ है, हाँ उत्कर्ष, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है। ट्रांसफॉर्मर एनर्जी का ट्रांसफर करता है या एनर्जी का कन्वर्जन करता है। इट कन्वर्ट्स एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड क्या इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बताता हूं। इट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कैसे?
इंटरनली अगर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग, तो एनर्जी को ये वाकई में कन्वर्ट करता है। किस किस फॉर्म में? देखिए, इनपुट आप इसको देते हो, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इनपुट देते हो इसको, ठीक। ये इसको कन्वर्ट करता है किसमें? मैग्नेटिक फॉर्म में। मैग्नेटिक फॉर्म में प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फॉर्म में फाई जो आपको मिलती है, ये फाई कोर के थ्रू लिंक हो जाता है सेकेंडरी कॉइल से। तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने के बाद जितने नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स के साथ ये एसोसिएट होता है, उस हिसाब से उसके प्रोपोर्शन पे ईएमएफ मिलता है। तो इंड्यूस्ड करंट आपको बाहर मिलती है, यानी कि वापस फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको आउटपुट मिलता है। तो पहले इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से फिर से मैग्नेटिक, दो दो बार मैग्नेटिक होता है बीच में। प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल के ड्यूरेशन में मैग्नेटिक से फिर से मैग्नेटिक होता है, और ये मैग्नेटिक जब कंडक्टर कोर के साथ लिंक होता है तो फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट। तो एनर्जी इतनी बार अपना जो फॉर्म है ये बदलती है ट्रांसफार्मर के पूरे वर्किंग में। तो एनर्जी का ट्रांसफर बोलने से अच्छा है कि एनर्जी का कन्वर्जन जो है वो प्रोवाइड करता है एट अ सेम फ्रीक्वेंसी, एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अब बार बार हम लोग ये फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बार बार इनडायरेक्टली एसी का नाम ले रहे हैं, डीसी नहीं बोल रहे हैं हम लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। इट operates on the principle of, सबसे पहले तो फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या क्या चीजें यहां पे काम कर रही है, उसके अलावा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंसेस, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंसेस या इंडक्शन, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना। अब ये होता क्या है भाई सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन? और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ लेंज लॉ का इक्वेशन जो है वो भी काम कर रहा है। तो कौन कौन सी सारी चीजों को मिला करके हम लोग इसके बारे में बात करते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब का पूरा फिनोमिना सब कुछ, और साथ में लेंज लॉ भी यहाँ पे एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। तब कहीं जाके ट्रांसफार्मर के बारे में समझ में आता है हमको, ठीक है। जूम आउट कर दूं? हाँ, सुमित ने लिखा हुआ कि सर बीएल थरेजा में ट्रांसफार्मर है। दोनों वॉल्यूम आप देखिए, आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर इसके अंदर, दोनों वॉल्यूम एक बार चेक करिए। चलिए ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं। अभी जस्ट फोटो की कोई बात करते, सूर्यकांता ने फोटो की बात किया है, चलो जरा फोटो देखते हैं। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, ये भी ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये भी ट्रांसफार्मर दिख रहा है, बट ये 3 फेस का ट्रांसफार्मर है। दिस इज नॉट अ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस ट्रांसफार्मर की फोटो के लिए इसको रख लिया गया है, ठीक है। दिस इज अ 3 फेस ट्रांसफार्मर। नॉर्मल लाइफ में ऐसा दिखाई देता है, ऐसा भी दिखता है, ये आप टॉयज के अंदर, चार्जर्स के अंदर, सर्किट बोर्ड्स के अंदर आपको बहुत बार ऐसा वाला ट्रांसफार्मर दिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिखता है। ऐसी फोटोज की बात करते हैं, अभी तो खूब सारे फोटो देखेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी इसमें और खूब सारा। तो अब ट्रांसफार्मर के बारे में सारी चीज़ें है ना। देखो प्रमोद ने एक अच्छा सा क्वेश्चन किया कि सर अगर फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो क्या वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, फ्रीक्वेंसी का असर उसके अंदर होने वाले लॉसेस पे डायरेक्ट पड़ता है। आपने पढ़ा एडी करंट लॉस के बारे में, हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। अब देखिए, इंडिया में फ्रीक्वेंसी अलग है और यूएस यूके में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है। तो दोनों जगह कुछ एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का, कुछ नुकसान भी है कि फ्रीक्वेंसी का चेंज जो है वो रिएक्टेंसेस में बदलाव लाएगा। आपके एक्सएल में, एक्सी में चेंज होगा, एक्सएल इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, एंड एक्सी जो होगा वो रिड्यूस होगा विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो ओवरऑल जेड पे असर पड़ेगा आपके, ठीक है, ट्रांसफार्मर के इंपीडेंस में, ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले रिएक्टेंसेस में। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके लॉसेज हैं WC या WH के फॉर्म में, पावर लॉस इन टर्म्स ऑफ हिस्टेरेसिस या पावर लॉस इन टर्म्स ऑफ एडी करंट, WE बोलते हैं इसको, तो इस पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन पे, या तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन पे रहता है या फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शन पे रहते हैं। तो इनके में डिफरेंस आ जाएगा, इनकी मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगी, जो ओवरऑल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करेगा आगे चल के, ठीक है। तो अब बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर जानने को, अभी अभी जस्ट ये स्टार्ट है। तो अभी आज तो जस्ट पहली क्लास है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो पहले दिन घबराने वाला सीन ना हो जाए। एकदम रिलैक्स से आप लोग पढ़िए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। ट्रांसफार्मर बहुत ही ईजी है, मशीन में डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर बहुत ही मस्त, एकदम मक्खन की तरह पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है असीम, है ना, यस। तो ये ट्रांसफार्मर्स इस तरीके से।
नॉर्मली हम इसका प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे और सर्किट कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, सर्किट वाइज भी कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे कंजर्वेटर टैंक क्यों लगाते हैं, बकहोल्स रिले क्यों लगाते हैं, ब्रीदर क्यों लगाते हैं, सिलिका जेल जो है वो क्या काम करता है, कौन सा कलर में क्या आउटपुट रहता है, हर चीज़ एक एक चीज़ में बताऊंगा। मेजरली ये सारी चीज़ें आप पूरा फुल लेंथ मशीन जब पढ़ते हैं तो उसमें रहता है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसकी टाइप्स ऑफ वाइंडिंग जो है ये इसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपको उससे लिस्ट ऑफ सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा था। तो टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर मेजरली दो टाइप की वाइंडिंग का कनेक्शन हम लोग देखते हैं, इंटरलीव्ड वाइंडिंग और कंसेंट्रिक कॉयल की वाइंडिंग। फिर उसके अंदर और 4 वैरायटी की वाइंडिंग्स होती है अलग अलग टाइप की, कि भाई सैंडविच वाइंडिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं हम इसको, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग क्या होती है। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में कुछ भी नहीं छूटेगा, एकदम रिलैक्स होकर मस्त से पढ़ेंगे। बट उससे पहले ट्रांसफार्मर का मेजर वर्किंग समझने के लिए आपको ये दो चीज़ पहले आना चाहिए कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ये दोनों का फिनोमिना क्या है। तो देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए और थोड़ा सा बेसिक में लेके जाता हूं आपको। अगर मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है, एक बेसिक फिनोमिना, वापस से थोड़ा सा मैग्नेटिज्म की तरफ, और इससे मैं जो बता रहा हूं वो पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है ना, मान लीजिए मेरे पास एक सोलेनॉइड है, और इसके करीब में एक बार मैग्नेट जो है वो मैं लेकर के आ रहा हूं, ऐसे। भाई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे दिख रही होंगी मुझे, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ऐसे जा रही होंगी, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे दिखाई दे रही होंगी। तो अब ये जो बार मैग्नेट है इसको मैं मूव करा के देखना चाहता हूँ, इस कॉइल पे क्या असर पड़ता है इसका, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना जो है वो देखते हैं। सर थोड़ा सा बोर्ड वाइज कैमरा ठीक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं का कट रहेगा कुछ पोर्शन। अच्छा, मैं चलो अभी आज की क्लास मैनेज कर लेते हैं, अगली क्लास से पहले मैं इसको करेक्ट करा लूंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा भी इस ड्यूरेशन में क्लासेस अफेक्टेड होंगी, एक दो दिन थोड़ा सा अफेक्ट रहेगा, बट ग्रेजुअली इसको सही कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, ये जो कंडक्टर कॉयल है मेरे पास, इसके आसपास इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं लाने और इससे दूर करने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ फिनोमिना को समझते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो वर्क कर रहा है ये काम कैसे कर रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स का ये कॉयल है, ठीक। अब जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉयल की दिशा में लेके जाता हूं, इसके करीब लेके जाता हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसके करीब लेके जाऊंगा तो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, इंटर रिलेट होंगे। इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक होगी इस कंडक्टर के साथ, ठीक है। ये जो फ्लक्स लिंकेज होता है इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, विच इज गिवन एज एन फाई, विच इज गिवन एज एन फाई। साई इज व्हाट, इट इज द फ्लक्स लिंकेज। n will stand for the number of conductor turns और phi की कितना फ्लक्स उससे लिंक हो रहा है, तो वो ओवरऑल लिंकेज जो है हमको बताता है। तो अब देखिए यहां पर अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी या करंट का फ्लो मुझे पहचानना है, तो मुझे एक दो चीजें आनी चाहिए, जैसे कि मुझे राइट हैंड थंब रूल जो है वो आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, जिसमें थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर सकता है और फिंगर्स का कर्ल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर सकता है। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दिखाएगा, तो फिंगर्स का कर्ल होना बताएगा कि आपको करंट किस दिशा में जाती हुई मिल रही है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल सके। डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है इसी को समझने के लिए मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। तो इसको जरा सा देखते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारा सोलेनॉइड कुछ ऐसा है, ऐसा सोलेनॉइड हम लोग लगा के रखें, ठीक है, लाइक दिस। अब इसके ऊपर n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स की मैं वाइंडिंग करके रखता हूं, ऐसे, लाइक दिस, ठीक। अब मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को इसके तरफ मूव कराना शुरू किया। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि जब जब भी यहां पर रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए। किसमें इंड्यूस होगी, इसके अंदर इंड्यूस होगी। और फैराडे के नियम के हिसाब से कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी।
तो बाद में इसको लेंस ने करेक्ट करवाया कि अच्छा एन डी फाइव बाई डी टी नहीं, वो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होगी, क्योंकि उस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होगी, उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अपनी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड के कॉज को, या जिसकी वजह से वो क्रिएट हुई, उसको अपोज करेगी। तो इसलिए भैया आगे चल के आप माइनस साइन लगा देना। बट अभी फिलहाल जब तक फराडे की बात कर रहे हैं, एन डी फाइव बाई डी टी लिखना कुछ गलत नहीं है, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट फराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अंटिल यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। तो अब जब जैसे जैसे मैं इसकी तरफ लेकर के जाऊंगा, लेंज लॉ के हिसाब से हमको ये पता चलेगा कि इसके अंदर की जो इंड्यूस्ड करंट होगी उससे बनने वाली फील्ड इसको अपोज करेगी। उससे बनने वाली फील्ड अगर अपोज करेगी तो हमको समझ में आएगा कि फिर यहाँ पर नॉर्थ, और इसके अंदर भी मैग्नेट बन रहा है, तो ये यहाँ पे उस मैग्नेट का नॉर्थ और इस तरफ उस मैग्नेट का साउथ होगा, जो इसके इंड्यूस होकर इसके अंदर बनता है। जैसे जैसे आप इसको इसके कॉइल के करीब लेके जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पर भी ऐसा नॉर्थ साउथ बनेगा। अगर नॉर्थ साउथ बना तो इसकी भी फील्ड ऐसी दिखाई देगी आपको, ये देखिए इस दिशा में, यहां से ऐसे इनकमिंग और यहां से ऐसे आउटगोइंग, ऐसा दिखाई देगा। अगर ये डायरेक्शन है, मैं आपको पूछूं कि अच्छा बताओ, मैं अभी मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके जा रहा हूं, जरा मुझे बताना इस कॉइल में करंट कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो आप बिल्कुल सिंपली ये चीज बता सकते हो। तो अगर फील्ड हमारी इस दिशा में जा रही है, फील्ड हमारी बाहर की दिशा में है, नॉर्थ है यहाँ पे, तो लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। आप थंब को दिखाइए इस डायरेक्शन में, और आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं, आपकी फिंगर इस डायरेक्शन में से कर्ल होती हैं, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि करंट सर इस दिशा में जाएगी, अपवर्ड। इतना क्लियर रहेगा इसमें करंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। तो करंट जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसके करीब पहुंच रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को आप देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं जैसे जैसे यहां करीब लेके आते जा रहा हूं, करंट इस दिशा में बन रही है, ठीक है। फिर से देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इसके करीब आता जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल बन रहा है। नॉर्थ पोल है मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जा रही है, और जैसे जैसे करीब आते जा रही है, देखिए थंब मेरा इस फील्ड के डायरेक्शन में है, और उंगलियों का कर्ल जो है वो बता रहा है कि करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। दूसरा केस, सेकंड केस देखिए। सेकंड कंडीशन पे मैं क्या कर रहा हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड को दूर लेके जा रहा हूं, इससे इसके करीब लेके आया, अब मैं इससे दूर लेके जा रहा हूं, मैं इसे रिलेटिव मोशन करवा रहा हूं इससे। तो अब मैं इसे इससे डिस्टेंस पे लेके जाऊंगा, जैसी डिस्टेंस पे लेके जाऊंगा, लेंथ लॉ के हिसाब से हमको पता चलेगा कि जैसे जैसे ये फील्ड दूर होती जा रही है, अब यहाँ पे इसकी पोलैरिटी चेंज होनी शुरू होगी। पोलैरिटी चेंज होनी शुरू होगी तो क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन पे आप देखेंगे कि इस बार अगेन ये अपनी कॉज को अपोज करेगा। तो अब इस बार क्या होगा पता है, यहां पर साउथ बन रहा है, यहां पर नॉर्थ बनने लग जाएगा। जैसे ही ये स्टेट होगा तो अब आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसी बनेंगी, देखिए यहां से आउटगोइंग है, देखिए यहां से ऐसे आउटगोइंग फील्ड बनेगा, और यहां से लाइन ऑफ फोर्सेस में ऐसा इनकमिंग डायरेक्शन आपको दिखेगा, लाइक दिस, ऐसा। जैसे जैसे आप इसको दूर लेके जाते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप दूर लेके जाएंगे, ध्यान से देखिएगा इससे क्या हो जाएगा। देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं जैसी डिस्टेंस पे करूंगा, ये इस तरीके से बनाएगा। इससे क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अब आप देखिए आपकी फील्ड की डायरेक्शन इधर है, फील्ड की डायरेक्शन अब बाहर है, यही राइट हैंड थंब रूल मैं यूज कर रहा हूं, ये फिंगर्स ऊपर से नीचे की तरफ कर्ल हो रहे हैं, तो मुझे करंट की डायरेक्शन ऐसी मिलेगी इस बार, दिस विल बी माई डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग नेचर का सप्लाई अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। ऑल्टरनेटिंग नेचर का सप्लाई जो है ये खुद ब खुद मिलने लग जाएगा, ठीक है, यस। तो ये एक बेसिक सा फिनोमिना है जो सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमिना से वर्क करता है। अब इस कॉइल के अंदर जो आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होने वाला चेंज देखा, लेंज लॉ के बेसिस पे अपोज कर रहा था, माइनस साइन के बेसिस पे, इसीलिए आपको दिखा कि जब ये डिस्टेंस, जब ये इससे जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है, वैसे वैसे फील्ड यहाँ पे साउथ और नॉर्थ के फॉर्म में चेंज हुई। तो ये लेंज लॉ के बेसिस पे आपको दिखा, और फैराडेज लॉ के बेसिस पे जितना लाइन ऑफ फोर्सेस इससे इंटरेक्ट कर रहा है उस मैग्नीट्यूड में, उस प्रोपोर्शन पे आपको ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिख रहा है। और फ्लक्स का लिंकेज जो है हम लोग साई से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन एज n5। तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है, जो फ्लक्स इसके अंदर बन रही है, दैट इज नोन एज द सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स, जो इस कॉइल के अंदर होने वाले चेंज के वजह से क्रिएट होती है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से ही जो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज करते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा इसके अंदर जो सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स होगी या ईएमएफ जो होगी वो ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है ना अभिषेक, हेलो डियर। तो ये तो एक फिनोमेना हुआ। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, है ना, करंट डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही सही लिखा आपने। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। बात करेंगे अबाउट द कपल्ड सर्किट। कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट, इसको समझना जरूरी है ट्रांसफार्मर को समझने के लिए। इसी फिनोमेना की हम लोग जस्ट बात करते हैं। कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट जो है, इसमें एक फिनोमेना होता है सेल्फ इंडक्शन का या सेल्फ इंडक्टेंस का, और दूसरा फिनोमेना होता है
which is known as mutual inductance. ठीक है, फर्स्ट इज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेकंड इज द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये वर्क कैसे करता है? सेल्फ इंडक्टेंस जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. दोनों की ही यूनिट जो होती है वो हेनरी पे होती है. बस डिफरेंस इतना रहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का कंडीशन जब भी आप देखेंगे तो ये हमेशा एक ही कॉइल और उसके अंदर होने वाले करंट के चेंज की वजह से जो इफेक्ट पैदा होगा उसको आप बोलेंगे. जैसे एक सिंगल कॉइल है आपके पास, ठीक, इस कॉइल के अंदर जो मैं सप्लाई करंट में जो भी चेंज करूंगा, जो भी मैं यहाँ पे बदलाव लेके आऊंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे करंट आई टी दिया, करंट टाइम वेरिंग इन नेचर है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम वेरिंग नेचर का सप्लाई दे रखा है. तो करंट आई टी की मैग्नीट्यूड में बताऊंगा आई एम साइन ओमेगा टी. ये एसी के जनरेशन की ईएमएफ इक्वेशन पे हम लोग निकाल चुके थे ऑलरेडी कि भाई ई एम साइन ओमेगा टी का रिस्पॉन्स जो है हमको मिलता है इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में. अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ टर्न्स एन रखा, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मुझे इसको बताना है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स पैदा होगा, यहाँ पर जो भी फ्लक्स क्रिएट होगा या इस पोर्शन पे जो मुझे इंडक्टेंस मिलेगा, दैट विल बी गिवन एज सेल्फ इंडक्टेंस. तो इसका डेफिनेशन ये बोलता है सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इंडक्टेंस ऑफ, इट इज द इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी when the current passing through the coil changes at a rate of 1 ampere causing an induced EMF of 1 वोल्ट. ये इसका डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन वाइज अगर आप इसके लिखें, ठीक है, तो एकदम बेस्ट तरीके से आप इसको ऐसा बता सकते हैं. ऑटो ट्रांसफार्मर ये सेल्फ इंडक्शन पे काम करेगा. ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमेना पे काम करेगा. कैसे? क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. आप बोलोगे मजाक कर रहे हो सर, ट्रांसफार्मर सिंगल वाइंडिंग का कैसे हो सकता है? एक ही सिंगल वाइंडिंग विच इज यूज्ड एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे निकलता है ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में. पढ़ेंगे खैर इसके बारे में, अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, देखेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और बाकी सारी चीजें इसके बारे में. तो सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना जो है वो ये बोलता है कि 1 हेनरी का इंडक्टेंस तब बनेगा जब करंट में होने वाला बदलाव 1 एम्पियर के हिसाब से अगर करंट में चेंज होता है और उसकी वजह से ईएमएफ 1 वोल्ट का होता है. तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडक्टर जो है या इंडक्टेंस का फिनोमेना किस चीज में होने वाले सडन चेंज को अपोज करता है. 2 ऑप्शन है, या तो करंट में होने वाले सडन चेंज को अपोज करता है या वोल्टेज. इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले, एसी में पढ़ने से पहले, ठीक है, एसी में पढ़ने से पहले. जल्दी से सोच के आंसर करिएगा. तो फ्लक्स के लिंकेज के फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज है. सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, अंकज बिल्कुल सही, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर. करंट में, वोल्टेज में, अंकज ने लिखा करंट में चेंज. मैंने पूछा आपसे कि इंडक्टर जो होता है या इंडक्टेंस जो होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है जो इनपुट सप्लाई में होने वाले किस चीज में सडन चेंज को अपोज कर देती है, किस चीज में होने वाली सडन बदलाव को वो अपोज करता है, रेजिस्ट करने की कोशिश करता है. पहला ऑप्शन मैंने दिया वोल्टेज और दूसरा ऑप्शन मैंने बोला आपको करंट. चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मैं बताता हूं आप लोग को, ठीक है. तो मैंने बोला यहाँ पे कि इंडक्टेंस 1 हेनरी का बनता है जब करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर. इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, 1 एम्पियर रेट की बात करें ना तो 1 एम्पियर पर सेकंड होगा. यस, 1 एम्पियर पर सेकंड कॉजिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट. ठीक. इंडक्टर या इंडक्टेंस की जो फिनोमिना होती है, इट अपोजेस द सडन चेंज, it opposes the sudden change
इन करंट या सप्लाई करंट। कैपेसिटर के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि एक सडन चेंज इन वोल्टेज जो होता है उसके अंदर होने वाली सडन चेंज को अपोज करता है। इसके रीजन के साथ मैंने बताया था कि क्यों ऐसा करता है। ठीक है, दोनों का ही रीजन के साथ पढ़े थे। तो ये किसको अपोज करता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंडक्टेंस का फिनोमिना जो कि करंट में होने वाली सडन बदलाव को अपोज करता है। इसीलिए ये इसी को अपोज करने के लिए 1 वोल्ट का ईएमएफ बनाता है। तो करंट अगर 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट पर बदलती है तो इसको अपोज करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए ईएमएफ क्रिएट करता है। बैक ईएमएफ भी बोल सकते हो आप इसको, या माइनस साइन से जो लेंस लॉ के साथ हम लोग शो करते हैं वो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इफ द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, देन आप बोलोगे कि 1 हेनरी का इंडक्टेंस यहां पे बना। सो देयरफॉर इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, तो इसको लिखेंगे इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इज इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड। ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो 1 हेनरी इज इक्वल्स टू वोल्ट्स अपॉन एम्पियर पर सेकेंड पॉसिबल है। तो देयरफॉर 1 हेनरी इज इक्वल्स टू वोल्ट्स इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर्स। ऐसा बोलना पॉसिबल है, वोल्ट्स इंटू सेकेंड्स अपॉन एम्पियर्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हेनरी। तो 1 हेनरी की जो यूनिट बनती है वो इसी हिसाब से बनती है। एक यूनिट को एक यूनिट हेनरी या 1 हेनरी जो हम लोग बोलते हैं उसको वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड्स के फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। ये भी एक तरीका है जो कि हमारे पावर फैक्टर में हेल्प। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज होता है, बिल्कुल सही सगुन, राइट है। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभिषेक, वेरी गुड, राइट है। डीटीयू के क्वेश्चन बिल्कुल बनाएंगे हम लोग श्योरली। ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आज तो बेसिक चीज़ें आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देन इसके बारे में जब हम पढ़ते जाएंगे कल के ऑनवर्ड्स, हम ट्रांसफार्मर के बारे में और बढ़िया से डेप्थ में सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ जस्ट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इंडक्टेंस हो रहा है या सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्म है, इसको पता करने के लिए आप बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कि कॉयल के अंदर कितनी करंट आप भेज रहे हैं उसी के प्रोपोर्शन पे चलेगी फ्लक्स। ठीक है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये आई जो है, जितनी जो इंड्यूस्ड करंट वहां पे होगी, आप अगर इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालते हैं तो फाई इज गिवन एज एल आई, या फिर इंडक्टेंस एल इज इक्वल्स टू फाई बाई आई, या फिर एल इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। ये दोनों ही तरीका है इंडक्टेंस पता लगाने का। सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस को हम लोग इस फॉर्म में शो करते हैं, और इसको इस एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हो। साई अपॉन आई भी लिखते हैं इसको, और साई विल स्टैंड फॉर एन फाई। साई यानी कि फ्लक्स लिंकेज कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू करंट कितना आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस एल इज गिवन एज साई अपॉन आई। साई स्टैंड्स फॉर द फ्लक्स लिंकेज। अब चूंकि सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है तो फ्लक्स लिंकेज के लिए कोई अदर कॉइल नहीं है आपके पास, उसी कॉइल के अंदर की बात है, डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट। और साई का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले लिखा है, साई इज गिवन एज एन आई या एन फाई। इस वजह से ये एक्सप्रेशन यहां पर आता है, और एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। अभी ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, अभी सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन जो है वो आना बचा हुआ है। तो अब सोलेनॉइड के लिए इसको अगर आप डिराइव करो तो कैसे डिराइव होगा? ठीक है सर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का क्वेश्चन करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल श्योर है ना, बिल्कुल श्योर। अभी तो हम लोग शुरू किए, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे जेबी गुप्ता बुक के। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ पे आपको मैं फुल लेंथ न्यूमेरिकल लेकिन उत्तम पक्के से सॉल्व कराऊंगा। फुल लेंथ वाला न्यूमेरिकल जो भी आपके फर्स्ट ईयर के लिए जितना भी काम का है वो श्योर 100% वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, वो पक्का। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में खोजते खोजते कि भाई क्या कैसे वर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के केस में, नहीं चलिए ट्रांसफार्मर की बात अभी नहीं करता हूँ। पहले तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास ऐसा एक कॉइल है, एक सिंगल कॉइल है, तो इस पर क्या फिनोमिना वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो ये एक सिंगल कॉइल है मेरे पास, एन नंबर ऑफ टर्न्स वाला कॉइल। इस पे मैंने जो सप्लाई करंट दिया, थोड़ा सा एमएफ वगैरह से रिलेट करके पढ़ेंगे इसको, अभी समझ आ जाएगा तुरंत। यस, तो यहाँ पे मैंने कौन सा सप्लाई दिया? एसी सप्लाई। आगे चल के पढ़ते हैं इसके बारे में कि एसी क्यों, कुछ और क्यों नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको करंट IT जो है, IT की मैग्नीट्यूड है IM साइन ओमेगा टी। यहाँ पर कुछ फ्लक्स बन रहा है फाई, ठीक है, और एसी सप्लाई VT जो है मैंने कुछ प्रोवाइड किया होगा इसके अंदर। ठीक, ये एक कॉयल है मेरे पास। तो अब इस कॉयल में
फ्लक्स जो मैंने लिखा दैट इज गिवन एज फाई। ठीक, तो अब ये जो फ्लक्स होगा ये भी टाइम वेरिंग इन नेचर होगा। अगर करंट मेरे पास टाइम वेरिंग इन नेचर है जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी चलती है, और मुझे पहले ही पता है पिछले वाले इक्वेशन से कि फाई जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये लिखा है मैंने, तो टाइम वेरिंग इन नेचर जो है वो फ्लक्स भी होना चाहिए। सिंस करंट इज टाइम वेरिंग इन नेचर, करंट इज टाइम वेरिंग इन नेचर, देयरफॉर फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, ये भी टाइम वेरिंग होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी, इसको भी लिख सकते हैं ऐसा, ये भी टाइम वेरिंग इन नेचर होगा। तो हम लोग क्यों टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स पे इतना स्ट्रेस डाल रहे हैं, इसको जानने का क्या मतलब है। हम लोग बात कर रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और ईएमएफ का इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो दो तरीके का है। ईएमएफ इंड्यूस कराने का तरीका दो होता है, या तो आप ईएमएफ डायनामिकली इंड्यूस करवा सकते हो या फिर आप ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस करवा सकते हैं। ईएमएफ का इंडक्शन का फिनोमिना जो है इसको मैं लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है, आपके नोट्स के फॉर्म में रहेगा। ईएमएफ can be induced in two forms on the basis of Faraday's law of electromagnetic induction, of course, है ना। Faraday's law of electromagnetic induction की सिद्धांत पे अगर आप चलते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस करने का दो मेजर फिनोमिना है। पहला फिनोमिना जो है, पहला जो तरीका है वो है कि आप ईएमएफ को डायनामिकली इंड्यूस करवाओ, डायनामिक इंडक्शन, और दूसरा जो तरीका है दैट इज द स्टैटिक इंडक्शन, स्टैटिक इंडक्शन। अब डायनामिक इंडक्शन की जब आप बात करोगे तो ये डायनामिक इंडक्शन का फिनोमिना या स्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना, अब ये भी दो तरीकों से क्लासिफाई होता है। पहला तरीका ये कि या तो आप वेरिएशन इन स्पेस क्रिएट कर दीजिए कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो कॉइल है ये स्पेस से वेरिएट कर रही है, स्पेस का वेरिएशन आ रहा है और उससे हम रिलेटिव मोशन जो है वो शो कर देते हैं, या तो एक तरीका। या दूसरा तरीका ये कि यू कैन शो द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप वेरिएशन शो कर दीजिए क्वांटिटी में। ये दो तरीके हैं। तो जब भी हम डायनामिक इंडक्शन की बात करते हैं तो ये हमेशा किस चीज में डील करता है, इट ऑलवेज डील्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन इन स्पेस। ये बात करता है स्पेस के वेरिएशन पे कि आप क्वांटिटी को या कॉइल को स्पेस के फॉर्म में वेरिएट करो, जैसे अभी हम लोग जस्ट कर रहे थे अभी पिछले एग्जांपल में। ये वाले एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ पे मैं यही चीज कर रहा था, यहाँ पे मैंने टाइम का वेरिएशन कुछ नहीं शो किया, यहाँ पे मैं स्पेस का वेरिएशन शो कर रहा हूँ कि एक बार इस मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल के करीब ला रहा हूँ, दूसरी बार इससे दूर जा रहा हूँ। एक तो ये तरीका ईएमएफ इंड्यूस कराने का। दूसरा तरीका ये था, सेकेंड मेथड ये है कि आप जो वेरिएशन क्रिएट करें वो टाइम के रिस्पेक्ट में करिए। इसमें लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन इन टाइम। ठीक है, तो आज ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा मैं ट्रांसफॉर्मर में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी आगे चल के, आज मैं ज्यादा उस चीज पे फोकस करवा रहा हूं। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आज मैं बताऊंगा, आगे चल के आप ट्रांसफॉर्मर से फिर इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडक्शन ऑफ ईएमएफ कैन बी डन इन बेसिकली टू फॉर्म्स, इधर डायनामिक फॉर्म और स्टैटिक फॉर्म। स्टैटिक इंडक्शन हो सकता है या इंडक्शन डायनामिक फॉर्म में हो सकता है। और मैं बता दूं कि ये दोनों ही कंडीशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब अगर डायनामिक इंडक्शन आप करवाना है तो आप स्पेस वेरिएशन करेंगे, और स्टैटिक इंडक्शन करवाना है तो आप टाइम में वेरिएशन करेंगे। तो ये दोनों होते कहाँ कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सिंपल सा थिंग है, आप वेरिएशन इन स्पेस किस में देखते हो, जैसे आप ऑल्टरनेटर देखते हो, ऑल्टरनेटर्स या जनरेटर्स का जो फॉर्म आप देखते हो वो सब इसी फिनोमिना पे काम करते हैं। किस पे, डायनामिक इंडक्शन होता है उनके अंदर ईएमएफ का। और दूसरा वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इस पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। तो मतलब आपको ये इससे समझ में आता है कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक मशीन होने के बावजूद, इवन इफ इट इज अ स्टैटिक डिवाइस,
तभी भी ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्यों फॉलो कर पाता है, इसलिए फॉलो कर पाता है क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम देते हैं हम लोग, ना कि स्पेस। स्पेस का वेरिएशन तब पॉसिबल है जब मशीन रोटेटिंग नेचर की हो। यहाँ पर स्टैटिक नेचर की मशीन है आपके पास, तो यहाँ पे हम स्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना यूज करते हैं। स्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना में कोई भी चीज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकती, तो उस हिसाब से फैराडेज लॉ क्या वायोलेट हो जाना चाहिए? नहीं होता है। इसलिए नहीं वायोलेट होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए इस चीज के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आप कभी भी डीसी सप्लाई पे ये काम नहीं कर सकते हो। ये फिनोमिना वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये डीसी सप्लाई पर नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। तो इसी वजह से चूंकि ये स्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना यहाँ पे नहीं फॉलो हो सकता है। अब ट्रांसफार्मर है स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस में आपको वेरिएशन इन टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए, और डीसी के केस में आप आई एम साइन ओमेगा टी नहीं क्रिएट कर सकते हो। डीसी के केस में आपका आई एम ही रहेगा या फिक्स आई की वैल्यू रहेगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ डीसी। इसी वजह से ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं कर सकता। एक रीजन, बहुत सारे रीजन है ऐसे, बहुत सारे रीजन है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करने वाली कोई भी चीज डीसी सप्लाई पे नहीं काम कर सकती। ये एक और बेसिक सा थिंग है ना। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमको पता रहनी चाहिए इंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी ग्रेजुअली आप लोगों को मैं सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना भी क्लियर करवाऊंगा, और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पर पहुंचेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के लिए तो जस्ट स्टार्टिंग फॉर्म है। ग्रेजुअली आने वाले ड्यूरेशन में आप लोगों को, यानी कि कल 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 की भी क्लास रहेगी अपनी, और कल क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको टॉपिक में मिलेगा ये चीज़। तो ग्रेजुअली आने वाले ड्यूरेशन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक कंडीशनिंग में बता रहा हूँ आपको। सेल्फ एंड म्यूचुअल का फॉर्म बढ़िया से पढ़ते हैं पहले, इसके साथ आपको मैं इसका कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग प्रिंसिपल ये बताऊंगा पहले ट्रांसफार्मर के बेसिक्स में। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फटाफट इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे स्टार्ट करेंगे। जैसी डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा आप देखिएगा सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं ये जो भी जितनी भी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सब वहाँ जाके न्यूमेरिकल के फॉर्म में या डेरिवेशन के फॉर्म में सब रिलेट होती चली जाएगी एक दूसरे से। तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर मिलेगी। अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, एक चीज़ की और जरूरत पड़ेगी एसी सर्किट्स की, लेकिन एसी सर्किट मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया हुआ है, इसलिए यहाँ रिवाइज कराने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट पार्ट छूटा हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ आप लोग को। एसी को दोबारा बताने की नीड नहीं। तो एसी आपने पढ़ा होगा, उसका कंसेप्ट पर ध्यान में रखिएगा। आप देखिएगा ट्रांसफार्मर एकदम फटाफट से स्पीडली समझ में आएगा। बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मशीन का, डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर, ये दोनों बहुत स्मॉल चैप्टर्स हैं। और ट्रांसफार्मर में भी आप पढ़ रहे हो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो सिंगल फेज तो बहुत ही छोटा है। 3 फेज एक बार पढ़ते तो एक बार टाइप का कनेक्शन आपको देखना पड़ता है, स्कॉट कनेक्शन वगैरह और डिफरेंट टाइप के। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बहुत ही छोटा है। बेसिक चीजें आपको पढ़नी है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट एससी टेस्ट, दोनों के दोनों। फिर उसके बाद आपके रिले वगैरह का टाइप, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिटेल में चले जाएंगे कि कौन सा मटेरियल यूज होता है, क्या क्या चीजें होती है। ईएमएफ इक्वेशन देख लेंगे, है ना, और लॉसेस का फॉर्म देखेंगे, एफिशिएंसी, रेगुलेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये सब का बेसिक्स जो डेरिवेशन के फॉर्म में, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। बस इतना करते जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मजा आएगा। तो आज तो मैंने जैसा बोला आपको कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज तो शुरुआत है, ठीक है। तो कोई भी टेंशन का पार्ट मत रखिएगा, एकदम रिलैक्स होके आप आराम से पढ़िएगा। आप सर 3 फेज आप पढ़ाओगे या नहीं? 3 फेज से पहले ना मैं डीसी मशीन करवाऊंगा आप लोग को। 3 फेज ट्रांसफार्मर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो सिर्फ मशीन के पोर्शन पे है। मनीष ने पूछा कि सर कितने लेक्चर होंगे ट्रांसफार्मर पे, मेरे एग्जाम आ रहे हैं इसलिए पूछा कि एग्जाम तक हो जाएगा या नहीं। आपका एग्जाम किस ड्यूरेशन पे है? आपका एग्जाम जो है वो किस तारीख से, किस डेट से शुरू है, मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। एक बच्चे ने शुरू में 27 तारीख लिखा हुआ था, तो मैं उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हाँ 27 तक तो हम कंप्लीट कर लेंगे। 27, आज 14 है, बीच में 2 से 3 दिन क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेंगी। 2 to 3 डेज की क्लासेस जो है वो अफेक्टेड रहेंगी, क्लासेस डिस्टर्ब, ये थोड़ा सा इशू जाएगा। और आप इसके लिए घबराइएगा मत, इसको मैं मैनेज करवा दूंगा, मतलब ज़्यादा टाइम लेकर के मैं इसे कवर कर दूंगा। तो आपके सिलेबस में कोई वो नहीं होगा। 27 ही है ना मनीष? हाँ, तो 27 मेरे माइंड में है, मैंने तो क्लास की शुरुआत में बोला था कि 27 तारीख ही मेरे माइंड में है। उससे पहले पहले ट्रांसफार्मर मैं कंप्लीट करवाऊंगा आप लोग का, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक बड़ा पोर्शन आप लोग का रेडी हो जाएगा। तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल। थोड़ा सा एसी सर्किट्स का पार्ट बस आप देखिएगा, मैग्नेटिक्स का जो लगेगा वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। एसी का पोर्शन बस आप एक बार पहले से अच्छे से रिवाइज करते चलिए, क्योंकि अभी अभी रिसेंट में पढ़ा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिवाइज करने में, एक ही दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं पूरा, ठीक है। और इसके बाद फिर ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट जो है ना वो हम लोग करेंगे, बताऊंगा मैं, क्वेश्चन सीरीज भी आप लोगों के लिए रखूंगा, ठीक है।
तो चलिए आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग कनेक्टेड। मिलते हैं आप सभी से कल एग्जैक्टली सेम टाइम पे और फुल एनर्जी लेवल के साथ। नोट्स बस प्रॉपर आप बनाते चले जाएगा, ठीक है। जितनी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको नोट अच्छे से करते जाएगा। एट द एंड ट्रांसफॉर्मर में एकदम बढ़िया तरीके से आपके पास नोट्स भी रहेगा और कंसेप्ट भी। मिलते हैं आप सभी से कल। तो टेक केयर एंड गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं। थैंक यू।